हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 1, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इसका पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं हमारी वीडियो को। आज हम करने वाले हैं पार्ट थर्ड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, मतलब भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या हैं। अगर आप बच्चों ऑडियो में दिक्कत आ रही है तो लीड लगा लीजिएगा, जिससे क्या होगी, ऑडियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. Under the British, they had been forced to obey rules that they had had very little role in making. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि स्वतंत्र संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। आगे देखते हैं। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ authoritarian rule under the colonial state convinced Indian that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government। यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है कि औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचार शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। स्वतंत्र भारत को एक कैसा होना चाहिए बच्चों, डेमोक्रेसी होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को सम्मान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। What remained to be done then was to work out the way in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. This was done not by one person but by a group of around 300 people who became member of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's constitutions। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि इसके बाद ये तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसा किया जाएगा और उसके कामकाज के नियम क्या हो। यह काम किस एक आदमी के वश का नहीं था, किसी भी एक आदमी के वश का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोग ने योगदान दिया। कितने बच्चों? 300 लोगों ने योगदान दिया, जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। ये भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही। आगे देखते हैं बच्चों। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि संविधान सभा की इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultures। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना ही एक धर्म था, ना ही एक जैसी संस्कृति थी। Also, when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was imminent
some of the princely state remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये बोला गया है कि वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वह किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे बच्चों। All of these issues played on the minds of the member of the Constitutional Assembly as they drafted the Constitution. They rose to the occasion and gave his country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity. The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reform, as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representative। यहाँ पर बच्चों ये बोला गया है कि लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई दिया। मतलब डाइवर्सिटी बहुत थी, अलग अलग जाति के लोग थे, अलग अलग धर्म के लोग थे, सभी को एक साथ रखा गया इस संविधान में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है बच्चों, उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया था। आगे देखते हैं बच्चों। Listed below are the key features of the Indian Constitution. While reading this, keep in mind the above mentioned concern of diversity, unity, socio-economic reform, and representation that the authors of this document were grappling with. Try and understand the way in which they tried to balance this concern with their commitment to transforming independent India into a strong democratic society। मतलब बच्चों अब इसमें यह लिखा गया है कि आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधी उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया होगा। पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है बच्चों? दिस रेफर टू द एक्सटेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इन इंडिया we have governments at the state level and at the center. Panchayati Raj is the third tier of government, and you have read about this in your class 6th book. We looked at the functioning of the state government in your class 7th book, and here we will read more about the central government. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला कि फेडरलिज्म का मतलब होता है हिंदी में संघवाद। इसका मतलब देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। फेडरलिज्म का मतलब क्या बच्चों? वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, मतलब एक से ज़्यादा सरकारें होना किसी एक देश में। ठीक है बच्चों, हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें होती हैं और केंद्र स्तर पर भी होती हैं। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7वीं की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो आगे का देखते हैं बच्चों।
The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only a person sitting in the capital city of New Delhi and making and making decision for everyone. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति को का सीधा मतलब ये था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लेने लगे। ठीक है बच्चों, लेने लगे, इसका ये मतलब है। आगे देखते हैं। Instead, it was important to have another level of government in the state so that the decision could be made for the particular area. यहाँ पर बच्चों इसका ये है कि इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई है ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सकें। While each state in the India enjoy autonomy in exercising power on certain issues, subjects of national concern require that all these states follow the law of the central government. भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है, उनको पावर दे रखी है। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। द कॉन्स्टिट्यूशन contain list that details the issue that each tier of government can make law on. In addition, the constitution also specify where each tier of government can get the money from for the work that it does. Under federalism, the states are not merely agent of the federal government but draw their authority from the constitution as well. All persons in India are governed by law and policies made by each of this level of government. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां भी दी गई है जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। ठीक है बच्चों, किन मुद्दों पर कानून बना सकते हैं। इसके साथ संविधान ये भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यालयों के लिए पैसे इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद मतलब फेडरलिज्म के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते। किसके प्रतिनिधि नहीं होते? सिर्फ केंद्र सरकार के नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये जो सारे सरकार बनाए गए बच्चों वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला हमारा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? मतलब संसदीय शासन पद्धति। The different tier of government that you just read about consist of representatives who are elected by the people. सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। चुनाव जो होता है वो लोग क्या करते हैं? खुद ही करते हैं। Your class 7th book begin with the story of Kanta who was standing in line to vote during an election. अब कक्षा 7वीं की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी जो वोट डालने के लिए एक कतार में खड़ी थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। मतलब बच्चों यहाँ पर बोला गया कि भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार देता है। मतलब 18 साल के जो भी हो जाते हैं बच्चे, 18 साल से प्लस, उन सभी को अधिकार है कि वो चुनाव में वोट मत दे सके, वोट दे सके। When they were making the constitution, the member of the constitution assembly
felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutch of traditionally caste, class and gender hierarchies। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्र संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीके को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जाति वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियां को भी तोड़ा जा सकता है। This means that the people of India have a direct role in electing their representative. Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest in election. These representatives are accountable to the people. You will read more about why representative is crucial to the democratic functioning in Unit 2 of this book. इसमें बच्चों ये बोला गया है कि सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसे भी क्यों ना हो। ठीक है बच्चों, ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधियों को क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इसकी पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आगे हमारा है सेपरेशन ऑफ पावर। इसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आज इस वीडियो में बस इतना ही होगा। अगली वीडियो में हम सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ेंगे और हमारा फंडामेंटल राइट्स और सेक्युलरिज्म हमारा रहता है, उसको पार्ट 4 में कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आप बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक भी कर देना इस वीडियो में, और हाँ, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।